हम लोग पार्लियामेंट कर रहे थे। आर्टिकल 83 आइएगा, 83 आइए आर्टिकल 83 कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा, कितने दिनों का होगा। सुनिएगा, क्लॉज 1, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ये कह रहा है, इसका क्लॉज 1 जो है वह कह रहा है कि राज्यसभा भंग नहीं होगा, उसका विघटन नहीं होगा। बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स, कल भी बताए थे ये, 1/3 सदस्य जो होंगे इसके मेंबर्स देयर ऑफ शैल रिटायर एज सुन एज मे बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ every second year in accordance with the provisions made in that behalf by parliament by law। यानी कि पार्लियामेंट जो इसके लिए नियम कायदा बनाया है, नियम बनाया है इसके लिए कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स जो होंगे वह रिटायर हो जाएंगे। यही प्रोसीजर चलता रहेगा रोटेशन में। इसका ये क्या है, परमानेंट हाउस है, इसका विघटन नहीं होता है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है कि इसका टर्म कितने साल का होगा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। जैसे कल आपको बताए थे कि 6 साल इसके मेंबर होते, जो एक बार चुने जाते हैं वो 6 साल तक रहते हैं। अब देखिए उसके लिए जो प्रोविजन है वो कहाँ है, उसमें प्रोविजन है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के लिए तय नहीं किया गया है। एंड लेफ्ट इट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि इसके लिए आप नियम बना लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, 1951 का एक एक्ट है, प्रोवाइडेड दैट, जिसमें कहा गया कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। राज्यसभा के लोगों का कार्यकाल कितने दिनों का होगा ये पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट को तय करना है। तो 1951 का एक एक्ट है, उस एक्ट में क्या लिखा गया है कि उसमें एक्ट में लिखा गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। The act also empowered the President of India to curtail the term of members chosen in the first राज्य सभा, ठीक है ना। और यह राष्ट्रपति को अधिकार उसमें दिया गया था एक्ट में कि आप इसके टर्म को कर्टेल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इन जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं, जब इसकी हम लोग तैयारी करते हैं, कई क्वेश्चंस आता है तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, क्लॉज 2, आर्टिकल 83 क्लॉज 2। खाली आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि 1/3, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, ये याद रखना है आपको। क्लॉज 2, द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा, अनलेस सूनर डिजॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house। अगर लोकसभा तो विघटन हो सकता है, वो तो फिक्स मतलब कि परमानेंट हाउस है नहीं, वो टेम्पररी हाउस है, वो किसी समय भी डिजॉल्व हो सकता है। तो अगर लोकसभा विघटित नहीं हुई हो, ठीक है, तो यह अपने, ठीक है ना, तारीख से, इसका जो क्या कहते हैं प्रथम अधिवेशन जो है उस डेट से यह 5 साल तक के लिए होता है। इसका जो कार्यकाल होगा वह 5 साल तक होगा और इससे अधिक नहीं होगा। क्लियर? चलिए, इसे इसलिए देखते होंगे कि पहले ही इलेक्शन हो जाता है, सब कुछ पहले ही हो जाता है। जिस डेट को 5 साल कंप्लीट होता है उस डेट को आपका लोकसभा क्या हो गया, विघटित हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, इसी में देखिएगा प्रोवाइडेड दैट करके है क्लॉज 2 में ही, प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड में व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to be operate। ये याद रखिएगा आप लोग,
इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात को याद रखिएगा कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब आपात की उद्घोषणा हो जाती है, जब आपात हो जाता है, तब तो आप इलेक्शन करवा नहीं सकते हैं, इलेक्शन तो होता नहीं है उस बीच में। तो जब इलेक्शन नहीं होता है और पार्लियामेंट का टेन्योर मान लीजिए खत्म, लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया है, तब क्या होगा? तब पार्लियामेंट को क्या होता है, 1 साल तक के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक के लिए आप नहीं बढ़ा सकते हैं एक बार में। यानी आप इस पार्लियामेंट में बैठेगा और कहेगा इलेक्शन तो होगा नहीं, तो इस पार्लियामेंट, इस लोकसभा का जो कार्यकाल है हम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी आपके पास, पार्लियामेंट के पास जो अधिकार है वह इमरजेंसी के समय में आप उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और यह किसी भी हाल में, ठीक है ना, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा 6 मंथ से ज़्यादा आप इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। इमरजेंसी खत्म हुआ, आप 6 महीना तक लोकसभा रह सकती है, उसके बाद इमरजेंसी समाप्त होने के बाद आप इस बीच में इलेक्शन करवा लीजिए, नया लोकसभा का गठन कर लीजिए। याद रहेगा सबको? हाँ, तो ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं आप लोग। पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट यहाँ लोकसभा है, लोकसभा का को आप एक बार में इमरजेंसी के दौरान 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और समाप्त होते ही 6 महीने तक उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 6 महीने तक में आपको इलेक्शन करवा लेना है, फिर से नई लोकसभा का गठन कर लेना है। इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 83 कह रहा है। अब आइए आर्टिकल 84। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा सदस्य का क्वालिफिकेशन कितने दिनों का होगा? ए पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल द सीट इन पार्लियामेंट अनलेस, यानी कि आप तब तक जो है संसद जो है चुने जाने के योग्य नहीं होंगे जब तक कि ये सब आपके अंदर नहीं होगा, ये सब गुण नहीं होगा। अब क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है देखिए। सबसे पहले है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। He must make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the Election Commission for this purpose। ठीक है, मिला सबको आर्टिकल 84? क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला देखिएगा, ये सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक, भारत का नागरिक होगा। और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो क्राइटेरिया तय किया गया है, ठीक है ना, 3rd अनुसूची में, 3री अनुसूची में, ये याद रखिएगा, 3rd अनुसूची, ओथ लिखा हुआ है वहां पे। 3री अनुसूची में जो इसका फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है ना, जो इस फॉर्मेट के अनुसार क्या करेगा, शपथ लेगा, ठीक है ना। देखते हैं जो भी एमपी बन के आता है सबको पार्लियामेंट में शपथ दिलवाया जाता है। तो लड़के इलेक्शन जीतेगा, जीत कर आएगा, ठीक है ना, या राज्यसभा का मेंबर है तो चुनकर आएगा। फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट पर वो क्या करेगा, फॉर्मेट के हिसाब से शपथ लेगा, तब वह क्या रहेगा, एमपी रहेगा। उसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। फर्स्ट इज इन द केस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ द एज। एज बार भी लिखा हुआ है, आपको राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ये सब चीज़। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। इन द केस ऑफ सीट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 ईयर्स और लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, सी नंबर, possess such other qualification as be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। और इस चीज़ के लिए जो है नियम कानून जो है, लॉ जो है वो बनाएगा पार्लियामेंट, बनाएगा। पार्लियामेंट को कुछ और इसमें अगर कभी कभी कोई क्वालिफिकेशन जोड़ना हो तो वह जोड़ेगा। क्वालिफिकेशन तय जो है वो तय करता है पार्लियामेंट कि एक एमपी चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वह पार्लियामेंट तय करती है। एजुकेशन कहीं नहीं है, एजुकेशन का कोई सीन नहीं है, समझे? एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है। और एक्चुअली क्या है,
हाँ, इसको आज के लोग जो हैं ये सोचते हैं कि वाह, वो कभी कभी कमेंट भी आता है कि चपरासी होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, और एक एमपी होने के लिए कोई योग्यता नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब ये पार्लियामेंट, हम ये आज की सिचुएशन में मत सोचो, ये सोचो कि जब ये क्वालिफिकेशन लिखा गया होगा, जब ये बना था, हमारा क्वालिफिकेशन तय किया गया होगा 1947 1950 सोचिए, 1950 सोचिए, 47 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, वहाँ सोचिए आप, और वहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे। ठीक, एक चीज़। दूसरा सिचुएशन सोचिए, ठीक है, एक तो ग्रेजुएट की संख्या मतलब कि वो जितनी रही हो, या 10th की उस वक्त जो रहा हो, अगर इस तरह होता तो हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी इसमें जो है कवर हो पाता। दूसरा सिचुएशन सोचिए कि लोगों की सेवा करने के लिए, एक्चुअली इसका काम तो यही है ना, आप लॉ मेकिंग बॉडी हैं, लॉ बनाते हैं, लेकिन आप तो जन सेवा करते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? आपके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है वही काफ़ी है। क्या राहुल? हाँ, नहीं, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जब तक क्राइटेरिया तय नहीं कीजिएगा, सिंपल सा चीज है। अगर आप, सिंपल ऐसा है कि अगर आप रेस के लिए लाइन मार्क नहीं करेंगे, ये तो रेस, आप कंपटीशन है ना वो, आप तो फिर छाटेंगे कैसे आप? पियून को पानी पिलाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन फिर क्या क्राइटेरिया रखिएगा एग्जाम का? पानी पिला के देखो, सबका टेस्ट लेंगे, पानी पिला के दो, जो अच्छा पानी पिलाएगा उसको हम पियून बनाएंगे। वहाँ पे 1 सीट वैकेंट है, 2 सीट वैकेंट है, ठीक है ना, और वहाँ पे कैंडिडेट है 500, क्या किस तरीके से छांटिएगा बताइए जरा हमको, क्या बेस बनाइएगा उसको? एक चीज। दूसरा कि एमपी यूं ही नहीं बन जाता, आप बोल देते हैं इसको एमपी बना दीजिए, बन जाता है, इलेक्शन फाइट करके आता है वो, उसकी भी बहुत एग्जाम से बहुत टफ है, ऐसा नहीं कि आप चुन के भेज दिए। राहुल बताइए कि आप तो एक ग्राउंड, एक बेस बनाएंगे ना भाई, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। एक रेल चलाने वाले आदमी को ग्रेजुएट होना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए एक राज्य जिला चलाने वाले डीएम को जो हिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ बेसिक हिस्ट्री आए उसको काफ़ी है, लेकिन जो पूछता है वो उसको यूज नहीं होता है, उसको मैनेजमेंट करके आना चाहिए, क्योंकि उसको एक जिला मैनेज करना होता है। लेकिन आप एक तय तो करेंगे ना भाई कि क्या ग्राउंड, क्या हम बेस रखेंगे, कहाँ हम एक लाइन रखेंगे जहाँ से रेस स्टार्ट करेंगे, एक वही लाइन है ये, ठीक है ना, उसका अलग मतलब बनता, नहीं तय कर पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो यह भी एक्चुअली एमपी एमएलए भी हमारे इलेक्शन फाइट करके जाते हैं, हाँ, वो अलग डिफरेंट थिंग है। आप अगर इस सिनारियो में सोचते हैं कि वह जनसेवा नहीं करते हैं, बाद में 5 साल के बाद दर्शन नहीं देते हैं, मूर्ख आदमी है, कुछ भी बोल देते हैं, वो अलग सिनारियो है, वो सब पर लागू नहीं होता है, हर जगह एक्सेप्शन है। अच्छा, और हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए हैं, प्रजातांत्रिक बनाए हैं कि जनता का प्रतिनिधि रूल करेगा, ठीक है, जनता का प्रतिनिधि रूल कर रहा है, लेकिन आप अगर इसको इनडायरेक्टली देखिएगा तो असली जो पावर है वो तो अभी भी अफसरशाही में है। नहीं, हर जगह आपके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बैठा हुआ है, हर जगह ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, और वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं। अच्छा, लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, तो क्या कोई किसी एमपी के पास ये कुव्वत है कि वो लॉ बना देगा? इसके लिए एक पूरी टीम लगी हुई है, नहीं लगी हुई है टीम, और आप जानते हैं कि वो टीम बहुत एजुकेटेड टीम है। तो इस तरीके से देखिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज सिर्फ ऊपर से देखिएगा तो लगेगा वाकई से ही क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। अब हो सकता है कि क्वालिफिकेशन अब हो, क्योंकि अब सभी लोग जनरली ग्रेजुएट हैं, अब सभी लोग जनरली ग्रेजुएट हैं, तो अब आ सकता है, अब किया जा सकता है, अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ लिखना ही है तो लिख दे कि ग्रेजुएट हो, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन उसका जो रोल है, वो ग्रेजुएशन होने का जो उसका मतलब कि है, तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उसका, इस तरह से कोई इसमें ये नहीं है। चलिए, तो बोल दिया कि क्या है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य होने मेंबर होने के लिए आपको 25 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए, ये एज बार है। 85 है भाई, कह रहा है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, संसद में जो सत्र होता है, आर्टिकल 85
आर्टिकल 85, संसद का सत्र, सेशन जो बुलाया जाता है, सत्र को खत्म करना, सत्रावसान और विघटन करना, लोकसभा को विघटित करना, डिजॉल्व कर देना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 85 में, द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति में पावर में हम लोग पढ़े थे कि वह सत्र को समन करता है कि आइए आप लोग सत्र कीजिए। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस के को क्या करता है, वो समन करता है कि सत्र का समय हो गया है, आइए आप लोग बैठक कीजिए। पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, समय तय करता है और जगह तो पता ही है, पार्लियामेंट हाउस है। फिक्स, बट 6 months shall not intervene between its sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session, यानी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जो पहला सत्र हो रहा है उसका अंतिम बैठक और दूसरा सत्र का जो प्रथम बैठक है, इसके बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, जनरली आपको सत्र बताए भी हैं, ये 3 सत्र तो जनरली होता ही है, बहुत फेमस सत्र है ये तीनों। हम लोग फरवरी मार्च में बुलाते हैं, बजट सत्र बुलाते हैं, बजट सत्र होता है जिसमें कि बजट पास करवाते हैं, एक ये हो गया। दूसरा हम लोग जून जुलाई के समय में मानसून सत्र बुलाते हैं, मानसून का समय रहता है इसलिए इसको मानसून सत्र बोलते हैं। लास्ट दिसंबर जनवरी में हम लोग जो है, नवंबर दिसंबर के लास्ट में हम लोग बुला लेते हैं आपको शीतकालीन सत्र। तो अब देखिएगा कि हर एक 4 महीने के बाद जनरली जो होता है वो आपको सत्र हो जाता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका अंतिम बैठक होगा और जो फिर प्रथम बैठक होगा नेक्स्ट सेशन का, उसमें से 6 महीने का ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और इधर हाउस, ठीक है ना, सदन को क्या करेगा, सत्रावसान करेगा। सत्रावसान का मतलब कि अब सत्र खत्म, अब सत्र नहीं चलेगा, अभी इनडेट होगा सत्र को, अभी आज खत्म कीजिए, अब आगे सत्र फिर बाद में बुलाया जाएगा। तो सत्रावसान कर सकेगा और डिजॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, और लोकसभा को विघटित कर सकेगा। यह प्रेसिडेंट का पावर है, वहां भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने का और लोकसभा को विघटन करने का यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सहायता से करता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। 86, आर्टिकल 86, आर्टिकल 86, द प्रेसिडेंट मे एड्रेस इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस assembled together and for that purpose require the attendance of the members। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में या जब ज्वाइंट सिटिंग हो, एक साथ बैठा हो, तो अभिभाषण करता है, एड्रेस कर सकता है। यह भी राष्ट्रपति के पावर में पढ़े हैं हम लोग कि राष्ट्रपति जो है क्या करता है, जब जनरली क्या होता है, जो पहला डे होता है उसमें राष्ट्रपति का भाषण पढ़ा जाता है, या राष्ट्रपति आके अपना भाषण पढ़ते हैं कि ये सत्र इस काम से बुलाया गया है, ये सत्र जो है, हम जो ये सेशन बुलाए हैं, इसमें ये सब जो है बात रखी जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग इसको ध्यान से चलने देंगे, सभी लोग मिलजुल कर सदन को चलाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसको पास करने में सभी का सहयोग लगेगा। इस तरह से देखिएगा अभिभाषण पढ़ते हैं जो फर्स्ट डे होता है। तो यही है कि सदन के किसी सदन में, संसद के किसी सदन में, या फिर ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त अधिवेशन अगर हो रहा है दोनों का, तो फिर वहां पे अभिभाषण कर सकते हैं। क्लॉज 2, द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू ए बिल then pending in parliament or otherwise, and a house to which any message to so sent shall with the convenient dispatch considered any matter required by the message to be taken into consideration। ठीक है ना, किसी भी कोई भी ऐसा विधेयक जो लंबित है किसी सदन में, ठीक है, जो उस समय जो जब बुलाए हैं तो लंबित है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे बोले ना कि क्या, जैसे ही पहला दिन अभिभाषण करता है तो क्या पढ़ते हैं कि हम इस जो संसद बुलाए हैं, जो सत्र बुलाए हैं, उस सत्र में ये सब जो लंबित बिल है, ये सब जो लंबित विधेयक है वह पेश होगा।
और आप लोग से इसको है कि आप लोग इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे और इसको मिलजुल कर इसको पास करवाने की आप लोग जो है कोशिश करेंगे। आप लोग के सम्मिलित प्रयास से यह विधेयक पास होगा। आप लोग अगर सुने होंगे तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह मैसेज सेंड कर देते हैं। और जनरली जब मिनट बनता है पार्लियामेंट का, तो अगर 10 दिन का है तो 10 दिन में क्या क्या काम होगा सभी एमपी को पता होता है। सभी के पास जो है लेटर चला जाता है, सभी के पास जो है मैसेज चला जाता है कि क्या क्या काम होने वाला है। पहले ही सारा लेटर सबको फॉरवर्ड हो जाता है, इसलिए वो लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर होता है कि क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या जवाब देना है, तो लोग प्रिपेयर होता है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सुन लीजिए। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यह भी आप लोग को बता चुके हैं, टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक साल का जो पहला अधिवेशन मतलब पहला जो बैठक होगा उसको एड्रेस करना, और जो जनरल इलेक्शन होता है 5 साल पे जो जनरल इलेक्शन होता है, या कभी भी अगर आम चुनाव हुआ और उसमें जो नई सरकार बनी, उस सरकार का जो पहला बैठक होगा लोकसभा में, उसको क्या करते हैं, ये एड्रेस करते हैं। प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद और प्रत्येक ईयर का जो पहला सत्र होता है, प्रथम सत्र के आरंभ में, ठीक है ना, बता ही दिए हैं सभी सत्र आरंभ में करेंगे। प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र होता है उसका जो पहला दिन होता है वो एड्रेस करते हैं। हाँ, मनी बिल इन्हीं वो आता है, इन्हीं से कहने पे आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्लॉज 2, प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर्स ऑफ अदर हाउस ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड इन दिस सच एड्रेस। बताइए दिए एड्रेस में क्या क्या बोलते हैं वो, ठीक है ना, कि आपको नियम कायदा फॉलो कीजिएगा, आप लोग मिलजुल कर सहयोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस अभिभाषण में वह जो है सिंपल सा चीज़ है, उनका जो अभिभाषण लिखा जाता है वह जो क्या कहते हैं, जो सरकार में होती है उसके तरफ से जो है वो अपनी बात रखवाते हैं वहाँ पे, केंद्रीय सरकार की बात रखते हैं वहाँ पे, उसी को वह रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रहे होते हैं। कहने के लिए वो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, बट आप देखिएगा क्या कि जो चीज़ें प्रधानमंत्री को खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप लोग मिलजुल कर हमको वोट कीजिएगा, हम ये बिल ला रहे हैं, आप लोग पास करवाइएगा, ये सब ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ को वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में। चलिए हो गया ये आपका 87 क्लियर। 87 कोई दिक्कत इसमें, बोलते चलिएगा फटाफट जल्दी से। एकदम आसान एकदम आर्टिकल है, केवल आप लोगों को आर्टिकल याद रखना है, किस आर्टिकल में कौन सा बात है, ये आप लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, केवल आपको याद रखना है किस आर्टिकल खूब पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में, तो आर्टिकल याद रखना है। 88 आर्टिकल 88 चल रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस। एवरी मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया shall have right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either houses, any joint sitting of the houses, and any committee of parliament of which he may be named a member, but shall not be virtue of this article be entitled to vote। ये सिंपल सा लिखा है, ऐसा कोई मिनिस्टर्स एक मिनट, जो मंत्री है या भारत का जो महान्यायवादी है, इस अटॉर्नी जनरल के बारे में बता दिए हैं, ठीक है ना, उसको यह अधिकार होगा कि वह सदन के किसी भी में, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, पार्लियामेंट के किसी भी सभा में, या फिर जब अगर संयुक्त अधिवेशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा, या ऐसी कोई कमेटी बनी है पार्लियामेंट की जिसमें कि उसका नाम डाला गया है कि आप भी इस कमेटी में रहेंगे, तो उस कमेटी में उसको बैठने का, उसको सुनने का, उसको बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वह क्या करेगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा, वोट नहीं करेगा वो। यह पहले भी अटॉर्नी जनरल के बारे में बोल चुके हैं।
कि वोटिंग राइट्स जिसके पास है, ठीक है ना, वही वोट करेगा। अदरवाइज जो कोई अगर ऐसा मंत्री है जो कि जिसका नामित हुआ है किसी कमेटी में बैठने के लिए, तो वो बैठेगा कमेटी में। या अटॉर्नी जनरल के बारे में तो ये एकदम तय है कि वह लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है और संयुक्त अधिवेशन में भी बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है ना, उनकी बात को सुनेगा, क्योंकि बता दिए इसका काम एक्चुअली काम क्या है महान्यायवादी का, लेकिन वह वोट नहीं करेगा। आर्टिकल 88 में क्लियर। एटीट में क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको दोनों जगह काम आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी काम आएगा आपको, और आपको जो जीके जीएस का पेपर है वहाँ भी काम आएगा। तो आपके जीके जीएस के लिए भी एक पेपर कंप्लीट हो रहा है और लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे सभी लोग। नेक्स्ट आ जाइए, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। चल क्या है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, नहीं लाना पड़ेगा। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 89 सॉरी आर्टिकल 89 द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में हम इसको चेयरमैन बोलते हैं, देखते हैं जो कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है, और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होंगे? हाँ हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, सब जानते ही हैं। अब देखिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be ex officio चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का चेयरमैन होंगे, ठीक है, पदेन सभापति होंगे। सेकेंड नंबर, द काउंसिल ऑफ स्टेट shall as soon as may be choose a member of the council of the deputy chairman thereof, and so often as to officer of deputy chairman becomes vacant, the council shall choose another member of the deputy chairman thereof। क्या करेंगे, राज्यसभा जो है क्या करेगा, अपने मेंबर्स में ही, ये तो आपका वाइस प्रेसिडेंट बन गए चेयरमैन बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा राज्यसभा, ठीक है ना, और अगर किसी कारण से वो सीट वैकेंट हो जाता है तो फिर अपने मेंबर्स में से किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगा, डिप्टी चेयरमैन चुनेगा। यहाँ पे सभापति और उपसभापति बोलते हैं। ओके, अब 90 आइए, 90 एकदम फटाफट जल्दी जल्दी करते चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इस समय, तो खूब पढ़े हैं आप लोग, बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। अगर बचपन में पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं है। 90, ए मेंबर्स होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। सुनिएगा, अब क्या क्या है, अगर कोई आदमी डिप्टी चेयरमैन बना है, कहां पे, राज्यसभा में, shall vacate his office if the seat of a member of the council, अगर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह सीट वैकेंट हो जाता है। आप मान लीजिए कि हम अभी राज्यसभा से चुने हुए प्रतिनिधि, हम चुने हुए हैं, नॉमिनेट राज्यसभा के मेंबर हैं हम, और हमको डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया है, लेकिन अगर हम राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेंगे तो हम डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर ही डिप्टी चेयरमैन होता है। नेक्स्ट आ जाइए, बी, मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस। अपना जो रिजिग्नेशन लेटर है यह चेयरमैन साहब को देते हैं। अगर किसी डिप्टी चेयरमैन को अपना पद खाली करना होता है तो वह चेयरमैन को रिजिग्नेशन दे देते हैं। सी नंबर, may be removed from his office by resolution of the council passed by the majority of all of then members of the council। वहां जब इसको हटाया भी जा सकता है, बहुमत से पास करवाना होता है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का मामला है ये, तो राज्यसभा के जो समस्त सदस्य हैं वह क्या करते हैं, उनको हटा सकते हैं अगर विशेष बहुमत से इसको पास, विशेष बहुमत नहीं, बहुमत से पास कर दिया जाए तो, ठीक है ना। विशेष बहुमत और बहुमत में अंतर समझते हैं ना।
हाँ, बहुमत का मतलब हुआ कि अगर एक भी सीट ज़्यादा, मतलब एक भी अगर ज़्यादा वोट आ गया तो बहुमत हो गया। किसी तरफ 8 है, किसी तरफ 9, हाँ, हाफ प्लस 1 ना, ये हो गया बहुमत। और विशेष बहुमत में 2/3 चाहिए मेजोरिटी, 2/3। उतने लोग अगर उसको संकल्प को पारित करेंगे तब उसको पारित माना जाएगा, तो उसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं। और बहुमत का मतलब है हाफ प्लस 1। तो यहाँ बहुमत से सिर्फ पास कर देना है कि नहीं, ये आदमी जो है डिप्टी चेयरमैन के लिए फिट नहीं है, इनको हटाया जाए। और इस चीज़ के लिए जो है देखिएगा लिखा हुआ नेक्स्ट पीछे, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस। 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी आपको, अगर उनको हटाना है, ये रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं आप, तो 14 दिन की नोटिस हो जानी चाहिए। हो गया, ये आपका 90 कंप्लीट। इसके बाद 91 में जो है यह दिया है पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और एक्ट एज चेयरमैन। काम वगैरह सभी जानते हैं, इसका कोई बहुत विशेष कोई काम है नहीं, बस काम में ये है कि इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग करे, सही तरीके से राज्यसभा को चलाए। सुनिएगा, वाइल द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वैकेंट, जब चेयरमैन नहीं रहेंगे अपने पद पे, कुर्सी पे नहीं रहेंगे, ठीक है, सीट खाली होगा, और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो वो तो चेयरमैन हो नहीं सकते हैं। जब वो प्रेसिडेंट होंगे तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे वो, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हो गए हैं अब। तो अगर वह वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं अभी प्रेसिडेंट का, तो सीट वैकेंट है चेयरमैन का। द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन, उसके बाद जो है ये डिप्टी चेयरमैन का काम रहेगा इस ऑफिस को कंडक्ट करना, राज्यसभा को सही तरीके से चलाना। और इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो वैकेंट बाय सच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पज, और अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, मान लीजिए चेयरमैन साहब भी नहीं है और डिप्टी चेयरमैन साहब भी नहीं है, तो उनके किसी सदस्य को यह जो है भार दे दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है इस काम के लिए किसी को नियुक्त कर देते हैं कि तब तक आप चलाइए, आप कंडक्ट कीजिए। क्लॉज 2, ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम any sitting of the council of state, the deputy chairman, or if he is also obtained such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no such person is present, such other person may be determined by the council shall act as chairman। बोले ना कि कुछ नहीं है, इन लोगों का काम है, जो रूल तय हुआ है, जो प्रोसीजर तय हुआ कि राज्यसभा इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना, उस तरीके से इन लोगों को सही तरीके से स्मूथली चलाना ही इन लोगों का काम होता है। कब किसको बोलने देना है, कितनी देर बोलने देना है, इसमें तो बना हुआ रहता है, प्रोसीजर में लिखा रहता है, उतनी देर वह बोलेगा, फिर बिठा दिया जाएगा, फिर दूसरा बोलेगा। हो हंगामा ना हो, तो सिंपल सा एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े हैं तो क्लास का जो मॉनिटर होता है, नहीं वो डेकोरम, सारा डेकोरम मेंटेन करता है जब टीचर नहीं रहेंगे तो वही काम इनका है, या मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आप लोग क्या क्लियर? अब आइए 92 द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू बी प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। हाँ, ये भी आप लोग जानते हैं कि जब चेयरमैन के ऊपर या डिप्टी चेयरमैन के ऊपर उसको हटाने के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन आया हुआ है जो अभी पेंडिंग है, विचाराधीन है, तब वह उसका जो है वह अपना ऑफिस नहीं संभालेगा। अगर चेयरमैन को हटाने के लिए रेजोल्यूशन आया है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर रेजोल्यूशन आ गया है, या डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रेजोल्यूशन आया हुआ है और ये मामला अभी पेंडिंग है, क्लियर नहीं हुआ है कि ये पास हुआ कि नहीं हुआ है, तो जब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा, पेंडिंग रहेगा, ये लोग अपने पद पे नहीं रहेंगे। कैसे रहेगा? उसी को हटाने के लिए हो रहा है और वो बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एट any sitting of the council of state while any resolution for removal of the vice president from his office is under consideration, the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not, though he is present, preside,
and the provision of clause 2 of the article 91 shall apply in relation to every such sitting as the apply in relation to a sitting from which the chairman or, as the case may be, the deputy chairman is absent. Next, the chairman shall have the right to speak in, otherwise to take part in proceedings of the Council of State, while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration in the council, but notwithstanding anything in article 100 shall not be entitled to vote at all on such resolution or any other matter during such proceedings. जब ये proceedings pending होता है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को यह चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को यह अधिकार होगा कि वो अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, वोट करेगा तो अपने पक्ष में ही वोट करेगा वो, तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसको अपनी बात रखने का अधिकार होगा। और जब ये रेजोल्यूशन चल रहा होगा, जब विचाराधीन होगा, तो वह अपने पद पे नहीं रहेंगे, तब उस वक्त वो प्रिसाइडिंग नहीं करेंगे। यही कह रहा है आपको आर्टिकल 92। और इसके नेक्स्ट जो है वो हम लोग का लोकसभा आ जाएगा, तो हम लोग कल करेंगे लोकसभा। क्लियर?